तो शुरू करें आज की क्लास। हम लोगों को आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। कुछ ये गुण पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, या फिर इस गुण पर कुछ बातें जरूर आ जाती हैं क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझ लें। न्यूमेरिकल्स लगाते समय भी इनके गुणों का इस्तेमाल कभी कभी हमें करना पड़ जाता है, तो गुण हम लोग समझेंगे इनके गुण क्या हैं आखिर चुंबकीय बल रेखाओं के। एक्चुअल में हम लोग अगर देखें चुंबक को या फिर बार मैग्नेट को अगर हम देखें, जिसे हम बोलते हैं क्षण चुंबक। ठीक है, तो क्षण चुंबक कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, जिसमें एक पोल होता है नॉर्थ और एक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और ये चुंबक के भीतर से भी फिर चलती हैं इस तरह से, फिर ये इधर से निकलेंगी, फिर वक्र बनाते हुए निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग इनके गुणों की चर्चा करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक सिरे से निकल रही है, किस सिरे से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर वापस आ रही हैं। ठीक है, ये वापस आ रही हैं, यहां से निकल रही हैं। अब इनके अगर हम गुणों की चर्चा करें तो सबसे पहला गुण जो इन रेखाओं को देख करके ही पता चल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेश से उत्पन्न होती थी, और आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती थी, अगर धनावेश था तो उससे बाहर की ओर इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं होती थी, निकलती थी, और उनका वापस आने का कोई प्रोसेस नहीं था, वो वापस नहीं आती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, निकली तो चली गई, आगे खत्म हो गई, काम खत्म है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो क्या करती हैं? निकलती हैं और फिर वापस भी आती हैं, फिर निकलेंगी फिर वापस आएंगी। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, निकलेंगी और उनको वापस आना है। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, वैद्युत जहाँ पर निकल जाए तो वहाँ पर चुंबकीय ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वैद्युत पढ़ाते पढ़ाते वैद्युत के आदी हो गए हैं। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और फिर वापस आती हैं, तो इसका मतलब है कि बंद वक्र बनाती हैं। और अगर वापस आ रही हैं तो इसका मतलब है निकलेंगी, वापस आई, फिर निकलेंगी, फिर वापस आएंगी, अर्थात ये खत्म नहीं होने वाली। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अगर हम आवेश रखें, वैद्युत क्षेत्र कुछ समय पश्चात खत्म हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अगर चुंबक जब तक उपस्थित रहेगी उससे वो चुंबकीय क्षेत्र खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इनका डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम लोग ये देख चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन ये चुंबक के बाहर की बात है, बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, अर्थात ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। लेकिन अगर हम चुंबक के भीतर की बात करें तो देखेंगे चुंबक के भीतर भी तो ये चल रही हैं, और चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं।
साउथ से नॉर्थ की ओर, इनसाइड, या फिर हम कहें अंदर या भीतर, जो भी बोले आप, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में। चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर और साउथ पोल से नॉर्थ पोल भीतर। बात क्लियर है? ठीक। तो पहला गुण तो यही हो गया हमारा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पुनः चुंबक के भीतर से ये दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। बात क्लियर है? दो हो गए। पहला हमने और कुछ बताया था, क्या बताया था? बंद वक्र बनाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा गुण क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। बाह्य की क्षेत्र की ही ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं, इनसाइड की बात नहीं करते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात यह है कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय बल रेखा पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है चुंबकीय बल रेखा। ध्यान से देखिए, मतलब कहने का ये है, आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, तो अगर दिशा ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए और जो स्पर्श रेखा का डायरेक्शन होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी डायरेक्शन होगा। अर्थात इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। आपसे पूछा जाए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई नीचे की ओर। समझ रहे हैं ना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कौन करता है? स्पर्श रेखा, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरी बात, पहली बात क्या थी? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी बात क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तीसरी बात क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। इसके बाद की बात करें, तीसरी बात क्या है? तीसरी नहीं, चौथी ना। चौथी बात क्या है? आप ध्यान से देखें। चौथा पॉइंट ये है कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं जितनी पास पास में होंगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जितनी दूर दूर होंगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही दुर्बल हो जाएगा। मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिक होता है? जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में है। आपसे कहा जाए इस तरह से कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। आपसे पूछा जाए A पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र और B पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कौन ज़्यादा प्रबल है? तो सबसे आराम समझ में आ रहा है कि बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ही घनी होंगी, जिनकी डेंसिटी जितनी ही अधिक होगी, उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड किस पर है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पर। चुंबकीय बल रेखाएं अगर पास पास में है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया? कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं अगर ज़्यादा हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, चुंबकीय बल रेखाएं कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम है। बात क्लियर है? चलो, इसके बाद में अगला पॉइंट, अगला कौन सा पॉइंट है? पांचवा, छठा? पांचवा, ठीक है। अगला पॉइंट पांचवा, इसमें हम लोग क्या समझेंगे? तो याद रखिए, चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हों, सभी चुंबकीय बल रेखाएं यदि समांतर हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं
एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, मतलब समांतर चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। यहां पर आपसे अगर पूछा जाए बिंदु ए और बिंदु बी कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, तो भैया दोनों जगह समान होगा। बिंदु ए पर जितना है उतना ही बिंदु बी पर होगा। ठीक है, तो अगर समांतर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है हर जगह, लेकिन अगर त्रिज्य चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो जहां पर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहां पर वो नज़दीक नज़दीक होंगी वहां पर प्रबल, और जहां पर दूर दूर है वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, लास्ट पॉइंट नंबर 6। अभी हम लोग ये सारी बातें लिख लेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलो पॉइंट नंबर 6 क्या है, तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि यदि किन्हीं भी दो चुंबकीय बल रेखाओं को काटा जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। दो चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काट दें, मान लिया ऐसे काट दिया, तो क्या होगा। तो यहां पर देखेंगे, हम यहां पर आपसे पूछें कि इसकी दिशा बताइए, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो दिशा कौन बताता है, स्पर्श रेखा। तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा दिशा ज्ञात करने के लिए। हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी, यह स्पर्श रेखा है कि नहीं है, इसकी दिशा ये हो गई। कोई दूसरा आया कहता है ये स्पर्श रेखा नहीं, ये स्पर्श रेखा होगी, है ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये हो गई। तो इसका मतलब है अगर दो स्पर्श रेखाएं खींच पा रहे हैं तो इसका मतलब दो दिशाएं होनी चाहिए, और किसी भी क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, दो दिशाएं होना असंभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर काटेंगी तो दो दिशाएं होनी चाहिए, और दो दिशाएं हो नहीं सकती, इसका मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटेंगी तो दो दिशाएं होंगी, और दो दिशाएं होना असंभव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं छठा पॉइंट कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं या काटती नहीं हैं। कारण क्या है, क्योंकि जहां पर वो काटेंगे वहां पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींचने का अर्थ है कि दो दिशाएं होनी चाहिए, और दो दिशाएं किसी भी क्षेत्र की नहीं हो सकती, वो चुंबकीय क्षेत्र हो या वैद्युत क्षेत्र हो या फिर और कोई ही क्षेत्र हो। ठीक है, ठीक, तो याद रखें कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी दिखाया है कि ये कभी एक दूसरे को काट करके नहीं गई हैं, अपनी अपनी रास्ते से सब चल रही हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। बात क्लियर है। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और चुंबक के भीतर किस दिशा में चलती हैं, S से N की ओर। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट क्या था, चुंबकीय क्षेत्र पर खींची गई या चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कि अधिक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, और कम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वहां पर उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा कि एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, सारी समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर होंगी तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। इसके बाद में हम लोगों ने क्या जाना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यदि वे प्रतिच्छेदित करेंगी तो क्या होगा, उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होनी चाहिए, जो कि असंभव है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को लिख लेना है, तो लिखिए। तो इन लोगों से बता देते हैं भैया, आप लोगों को क्या करना, ऑनलाइन वालों सुनो, तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके अपने लिख लेना। ठीक है, अभी जो हमने लाइनें बोली थी उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और इसके बाद में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ सूत्रों का निर्माण नहीं, मतलब कुछ सूत्र हम लोग जानेंगे केवल। ठीक है, उनका डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करना है, वैद्युत क्षेत्र से कंपेयर करना है, एज इट इज वहां से उठा करके यहाँ पे रख लेना है। बस जहां पर वैद्युत क्षेत्र वहां पे होगा E, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B कर देना है। जहां पर वैद्युत ध्रुव P होगा
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वहाँ पे चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण m कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो कंपेयर करते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो है नियतांक वाली। भैया वैद्युत क्षेत्र में जो नियतांक था उसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता था 9.0 × 10⁹, याद है? अच्छी बात है। तो इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में जो नियतांक है के होगा, लेकिन इसका मान है μ0/4 पाई, ठीक है। μ0/4 पाई यहाँ पर नियतांक का मान होगा। चलो तो अब हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और एक तरफ लिखने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, और हम लोग फिर इनकी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंपेयर करके हम लोग फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है। सबसे पहला किसी बिंदु आवेश करण, यहाँ पर पहले एक बात मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत ध्रुव सुना था, वैद्युत ध्रुव में दो आवेश होते थे, -q और +q। इनकी कुल लंबाई हम लोग क्या मानते थे? 2l, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव नहीं है, यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव है। और याद रखिए, चुंबकीय ध्रुव का मतलब एक तरीके से क्षण चुंबक होता है, ठीक है। और हमने एक बात और बताई थी कि यहाँ पर जो क्षण चुंबक है वो वैद्युत ध्रुव की भांति तो व्यवहार करती ही है, साथ में हमने बताया था कोई धारावाही लूप भी क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। धारावाही लूप में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना था, आगे हम लोग अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैद्युत ध्रुव था, यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव जिसे हम लोग क्षण चुंबक कहते हैं, इसमें N और S होता है। इधर जो यहाँ पर जो आवेश काम कर रहे हैं ना, -q और +q का, यहाँ पर आवेश नहीं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? तीव्रता किसकी? पोल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, हमने बताया था इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m होता है एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, ये पोल स्ट्रेंथ होते हैं, ध्रुवों की तीव्रता जिन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र में -q काम करता था वो यहाँ पर -m काम करेगा, और -m बउआ इधर नहीं होगा, पाप कर रहे हो? हाँ भैया, n वाला पॉजिटिव वाला होता है ना, s वाला नेगेटिव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर s होगा, s वाले को हम नेगेटिव मान रहे होंगे, इसके अनुसार कंपेयर करें तो ये नेगेटिव भांति व्यवहार करता है और ये पॉजिटिव की भांति व्यवहार करता है। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग सूत्र वैद्युत क्षेत्र वाले लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र वाले निकालते चलेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है किसी को क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर में KQ/R², यही था, KQ/R², याद है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किसी एक, अगर केवल एकल चुंबकीय ध्रुव हो, जो कि असंभव है, मैंने बताया है, ठीक है। एकल चुंबकीय ध्रुव होना असंभव है, लेकिन अगर एकल चुंबकीय ध्रुव हो तो वह कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपनी r दूरी पर? तो बताया गया कि Q की जगह पर भैया m होगा यहाँ पे /R², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वैसे ही कंपेयर करते चलना है हम लोगों को, ठीक है। नंबर दो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर 2q की जगह पर स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू l, 2ml, ठीक है। इसको अगर हम किसी धारावाही कुंडली के सापेक्ष देखते हैं तो m का फार्मूला भैया बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, क्या पढ़े हैं? NIA,
देखिए ना, केवल आई ए, अगर कुंडली है ज्यादा फेरे हैं तो एन आई ए हो जाता है। ठीक है, आगे आगे चलें। तीसरी चीज वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इधर साइड में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था? E बराबर में 2kp/r³, यही था। यहां पर भैया k का मतलब 1/4πε0 है। यहां पर k का मतलब क्या होता है? k का मतलब है 1/4πε0। ठीक है, यही होता था। यहां पर आइए जरा, और यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर में क्या होगा? 2 kp था, यहां पे km हो जाएगा अपान r³। m यहां पर कौन सा है? ये वाला, ये स्ट्रेंथ वाला नहीं, m वाला, चुंबकीय आघूर्ण P वाला ना, तो यहाँ पे m वाला। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर भैया k का मान क्या होता है? तो यहाँ पर k का मान भैया μ0/4π, ये पता ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र में नियतांक चलता है μ0/4π, वैद्युत क्षेत्र में नियतांक चलता है 1/4π। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या है? 2kp/r³। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 2km/r³। ठीक है, इसी प्रकार चौथा वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर वैद्युत क्षेत्र क्या था, जिसे निरक्षीय स्थिति भी कहते थे? वैद्युत क्षेत्र क्या था? kp/r³। यहाँ पर k का मतलब यही है, k बराबर 1/4πε0। और यहाँ पर अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर या लंबार्धक पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर में क्या होगा? km। यहाँ पे kp था, यहाँ पर km है, अपान में r³। यहाँ k का वैल्यू है μ0/4π। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही नोट कर लेना है, फार्मूले मिटा देना इसको। अब आगे देखिए, 1-2 फार्मूले और कंपेयर करेंगे और फिर कहानी खत्म करते हैं आज की। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी तक हम लोगों ने देखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और एक स्थिति हम लोगों ने ज्ञात की थी थीटांश पर, जब कोई अन्य किसी कोण पर की बात कर रहा था। मतलब ये 5वीं स्थिति अगर हम देखें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति जान चुके हैं, निरक्षीय स्थिति मतलब लंबार्धक जान चुके हैं, और अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या था? याद है किसी को? क्या था? वैद्युत क्षेत्र था। तो E = क्या था? kp/r³ इंटू में रूट में 1+3 cos² थीटा। ठीक है, ये फार्मूला था। इसी प्रकार अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर की बात करें, ठीक है, किसी भी बिंदु पर की बात करें, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B = K, P की जगह पर क्या होता है? M अपान में r³ इंटू में रूट 1+3 cos² थीटा। ठीक है, बिल्कुल आपको कंपेयर करना है, सेम उसी तरह से आपको निकाल लेना है। आगे कुछ और सूत्र, बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? बलागुण, वैद्युत द्विध्रुव का बलागुण टाउ बराबर क्या होता था? PE sin थीटा। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिखते थे, P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर A, यही था। ठीक है, यहां पर अगर हम यहां पे इस तरह से लिख रहे हैं तो ये हमारा होता है अदिश रूप, और सदिश रूप ये होता है जिसे हम वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। चलो ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा? टाउ बराबर क्या होता है? P की जगह पर M, E की जगह पर B sin थीटा। ठीक है,
या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने और क्या निकाला था, द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। ठीक है, द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य का व्यंजक हम लोगों ने निकाला था W बराबर में PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर द्विध्रुव को अगर घुमाया जाए चुंबकीय क्षेत्र में रख करके तो उस पर किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर में P की जगह पर M B और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब द्विध्रुव को घुमा करके या किसी भी बाह्य क्षेत्र से भीतर लाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर में माइनस PE कॉस थीटा, और यहां पर अगर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये भी हो जाएगा MB कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, कोई भी डेरिवेशन तो नहीं किया, लेकिन वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र को कंपेयर करके बहुत सारे फार्मूले हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी निकाले हैं फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिए, आगे की क्लासेस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो लर्न जरूर कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस यहीं पर ख़त्म कर देंगे।